अम, कल मैं एक बात सोच रहा था। कल सुबह अगर कोई उठे और उसे अचानक पता चले कि दराज में रखा उसका जो पासपोर्ट है, यानी उसकी जो पूरी पहचान है, वो अचानक से इनवैलिड हो गई है। डरावना लगता है ना सुनने में। हाँ, बहुत ज़्यादा। और देखिए, यही वो सवाल है जो हमें आज के विषय पर लाता है। एक देश आखिर ये तय कैसे करता है कि कौन उसका हिस्सा है और कौन नहीं? सही कहा। मतलब अक्सर जब हम किसी राष्ट्र को देखते हैं तो हमारी नज़र उसकी बॉर्डर्स पर या इकोनॉमी पर या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कल्चर पर जाती है। बिल्कुल। लेकिन उस अदृश्य कानूनी नींव के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो नींव जो आखिर में ये तय करती है कि उस देश का नागरिक सिटीजन कहलाने का हकदार आखिर है कौन। और भारतीय नागरिकता भी कोई महज एक कागज़ का टुकड़ा या वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल, एक बहुत डिटेल्ड आर्किटेक्चर है जिसे कई दशकों में घड़ा गया है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी लीगल आर्किटेक्चर की परतों को खोलने वाले हैं। लेट्स अनपैक दिस। एकदम सही। और ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है। ये बनी है संवैधानिक बहसों से, ऐतिहासिक संकटों से और अलग-अलग संसदीय कानूनों से। राइट। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो 1949 के मूल संविधान से लेकर 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA तक का पूरा खाका पेश करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि समय के साथ नागरिकता की डेफिनेशन कैसे बदलती रही है। तो आज का हमारा मिशन इसी सफ़र को डिकोड करना है। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम 1949 के उस दौर में डाइव इन करें, एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है। हाँ, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पर, बिल्कुल। क्योंकि आज के हमारे सोर्सेज में 2019 का CAA भी शामिल है और हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकली एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है। तो इसे हम शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर देते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम ना तो किसी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही किसी राइट विंग विचारधारा को। वही तो, हमारा मकसद किसी की साइड लेना नहीं है। एकदम नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि सोर्स मटेरियल में जो लीगल, स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यानी न्यूट्रल तरीके से सामने रखा जाए। राइट। मतलब हम सिर्फ इस बात का टेस्ट कर रहे हैं कि कानून की किताब आखिर कहती क्या है, ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसका स्ट्रक्चरल असर क्या होता है। कोई पॉलिटिकल चश्मा नहीं पहनेंगे हम आज। सिर्फ प्योर लीगल और हिस्टोरिकल डिकोडिंग, बस यही हमारा फोकस है आज। तो चलिए टाइम के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल हमें सीधे 1949 में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं संविधान के पार्ट 2 की, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का बेसिक फाउंडेशन तय किया गया है। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। वैसे तो पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू होना था, राइट? हाँ, रिपब्लिक डे वाले दिन। बिल्कुल। लेकिन नागरिकता से जुड़े इन आर्टिकल्स को बहुत ही जल्दबाजी में, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। वेट, रियली? या ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई थी उस वक्त? 2 महीने पहले ही लागू कर दिया। देखिए, हालात ही कुछ ऐसे थे। उस वक्त का भारत आज के भारत जैसा स्टेबल थोड़ी ना था। ये एक बिल्कुल नया आजाद हुआ राष्ट्र था जो पार्टीशन की एक बहुत भयानक ट्रेजेडी से गुजर रहा था। हाँ, पार्टीशन का वक्त तो काफी क्योटिक था। काफी ज्यादा। लाखों लोग बॉर्डर के इस पार से उस पार आ जा रहे थे और उसके साथ ही देश 500 से ज्यादा अलग अलग रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाल था। तो उन्हें पहले ये फिगर आउट करना था कि इस नए रिपब्लिक का हिस्सा असल में है कौन। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने यूनाइटेड किंगडम की सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता मॉडल को अपनाया। यहाँ पर मुझे हमेशा से कंफ्यूजन रहा है। मतलब भारत इतना विशाल देश था, यहाँ इतनी डाइवर्सिटी थी, तो उन्होंने अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप का मॉडल क्यों नहीं चुना? ड्यूअल सिटीजनशिप से आपका मतलब है कि स्टेट की अलग और देश की अलग नागरिकता। हाँ, वही। जैसे अमेरिका में आप टेक्सास के भी सिटीजन हो सकते हैं और अमेरिका के भी। तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका रीजन बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल था। उन्हें देश को टूटने से बचाना था। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ था कि अलग-अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से एक साथ आए थे यूनाइटेड स्टेट्स बनाने के लिए। राइट, उनका फॉर्मेशन का तरीका अलग था। बिल्कुल। पर भारत की सिचुएशन इसके ठीक ऑपोजिट थी। यहाँ तो रियासतों का एकीकरण मतलब उन्हें कंबाइन किया जा रहा था और सेपरेटिज्म या अलगाववाद का खतरा उस वक्त बहुत बड़ा था। मतलब अगर किसी को लगता कि वो पहले मैसूर या ट्रैवनकोर का सिटीजन है और बाद में इंडिया का, तो फिर वो नेशनल यूनिटी कभी बन ही नहीं पाती।
उन सभी अलग-अलग कम्युनिटीज को एक धागे में पिरोने के लिए उन्हें एक ही नेशनल आइडेंटिटी देने की जरूरत थी। ये जो सिंगल सिटीजनशिप थी ना, यही वो ग्लू था जिसने इस पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ बांध कर रखा। ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लगता है। मतलब कोई स्टेट लेवल की आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक इंडियन आइडेंटिटी। लेकिन इसे लीगली कैसे फ्रेम किया गया? इसके लिए सोर्स मटेरियल आर्टिकल 5 का जिक्र करता है। ये बेसिकली डोमिसाइल या स्थायी निवास की बात करता है। ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो ये उन लोगों को नागरिकता देता है जो संविधान लागू होने के टाइम भारत में कंसिस्टेंटली रह रहे थे। हाँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्टिकल 5 वाली पॉपुलेशन नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज था वो लोगों का सैलाब जो 1947 में उन नई बॉर्डर्स के आर पार भाग रहा था, जो रेफ्यूजीज थे। बिल्कुल। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आर्टिकल 6 लाया गया। ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत आए थे। इसने उन्हें लीगली भारत में इंटीग्रेट करने का एक क्लियर सिस्टम दिया। और इसके साथ ही सोर्स में आर्टिकल 9 का भी जिक्र है, जो ये तय करता है कि कोई व्यक्ति नागरिकता खो कैसे सकता है। और पढ़ने में ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है। हाँ, आर्टिकल 9 काफी स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली और तुरंत खत्म हो जाती है। यानी कोई ड्यूअल लॉयल्टी नहीं चलेगी, या तो आप इधर हैं या उधर। सही पकड़ा आपने। ये उसी सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। आप एक ही टाइम पर इंडिया और किसी दूसरे सॉवरेन देश के प्रति पूरी वफादारी नहीं रख सकते। अगर मैं इसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये 1949 का पूरा संविधान और इसके ये जो शुरुआती आर्टिकल्स हैं, ये मुझे एक नए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की तरह लगते हैं। ओएस की तरह? वो कैसे? देखिए, जैसे हम नया फ़ोन या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें कुछ फैक्ट्री सेटिंग्स आती है ना, जो डिवाइस को ऑन करने और चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। मुझे लगता है कि आर्टिकल 5 से 10 तक की ये जो अरेंजमेंट्स थी, ये उस नए इंडियन रिपब्लिक की वही बेसिक फैक्ट्री सेटिंग्स थी। वाह, ये कंपैरिजन सच में सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। बिना इन फैक्ट्री सेटिंग्स या बेसलाइन रूल्स के 1950 में देश का जो एडमिन फ्रेमवर्क था वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। क्या बात? अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इतने दूरदर्शी थे, मतलब उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड हालात को इतनी जल्दी हैंडल किया, तो उन्होंने सिटीजनशिप के सारे रूल्स उसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की लकीर क्यों नहीं बना दिए? फ्यूचर के लिए इसे ओपन क्यों छोड़ दिया? आपको लगता है कि उन्हें सब कुछ परमानेंटली फिक्स कर देना चाहिए था? हाँ, मतलब क्या ये एक तरह से आने वाली सरकारों को ब्लैंक चेक देने जैसा नहीं था कि लो बाद में जो मन करे करना? देखने में ये किसी को ब्लैंक चेक जरूर लग सकता है, लेकिन असल में ये उनकी सबसे बड़ी दूरदर्शिता, उनका विजन था। आर्टिकल 11 इसी बारे में बात करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि निर्माता काफी रियलिस्टिक थे। उन्हें पता था कि वो 1949 में बैठकर आने वाले 50 या 100 सालों की हर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम का अनुमान नहीं लगा सकते। सही बात है, दुनिया बदलेगी, बॉर्डर्स बदलेंगे। बिल्कुल, युद्ध होंगे, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज होंगी और माइग्रेशन के नए रीजन पैदा होंगे। तो उन्हें एक फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए था। यानी वो जानते थे कि फैक्ट्री सेटिंग्स हमेशा काम नहीं आएंगी, सिस्टम को फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यही बात है। और इसीलिए आर्टिकल 11 के थ्रू उन्होंने जानबूझकर फ्यूचर में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का, उन्हें चेंज करने का या खत्म करने का जो पूरा मोनोपोली है, वो संसद यानी पार्लियामेंट को सौंप दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ नींव रखी। हाँ, उन्होंने संविधान का यूज सिर्फ शुरुआती फाउंडेशन रखने के लिए किया और उस पर पूरी बिल्डिंग बनाने का काम बाद की पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। तो पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज कब किया? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ठीक 6 साल बाद किया था, राइट? हाँ, 1955 में। तभी नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पास हुआ था। और ये बहुत ही डिटेल्ड रूल बुक थी। काफी डिटेल्ड। 1955 का ये एक्ट ही वो मेन डॉक्यूमेंट है जिसने सच में नागरिकता पाने के 5 क्लियर पिलर्स या स्तंभ तय किए थे। और सच कहूं तो आज भी हमारा सिटीजनशिप का मेन स्ट्रक्चर यही कानून है। तो इन 5 पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारा सोर्स इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटता है, पैसिव पाथवेज यानी निष्क्रिय मार्ग और एक्टिव पाथवेज यानी सक्रिय मार्ग। मैं इन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के 5 अलग-अलग दरवाजों की तरह देखता हूँ। ये एनालॉजी काफी अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले उस बिल्डिंग के पैसिव पाथवेज यानी आसान दरवाजों को देखते हैं। पहला स्तंभ है जन्म
यानी बर्थ के आधार पर नागरिकता। ये तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, पूरा ज्योग्राफिक पर बेस्ड है ना। हाँ बिल्कुल। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म फिजिकली भारत की ऑफिशियल टेरिटोरियल बॉर्डर्स के अंदर हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट भारतीय नागरिक है। यानी अगर आप उस ज्योग्राफिक बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हैं तो आप पहले से ही उस बिल्डिंग के अंदर हैं, आपको किसी बाहर वाले दरवाजे को नॉक करने या कोई एडमिशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे पैसिव मार्ग पर, जो है वंश या डिसेंट। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका जन्म पूरी तरह से भारत की बॉर्डर्स के बाहर हुआ है। जैसे अगर किसी इंडियन डिप्लोमेट या काम के सिलसिले में बाहर गए कपल का बच्चा पेरिस या टोक्यो में पैदा होता है तो क्या? सही सवाल है। तो क्या उस बच्चे को ज्योग्राफी के रूल की वजह से सिटीजनशिप का नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, वही तो मैं कह रही थी। यहीं पर वंश का नियम लागू होता है। ये एक कड़ी ब्लड लाइन कंडीशन पर निर्भर करता है। ब्लड लाइन मतलब खून का रिश्ता? हाँ, जब वो बच्चा फॉरेन कंट्री में पैदा हो रहा हो उस वक्त उसके माता या पिता में से किसी एक के पास वैलिड इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस बच्चे को भी नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अच्छा, तो ये दोनों तो काफी आसान रास्ते हो गए जहां किसी इंसान को कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं करना पड़ता। लेकिन उन लोगों का क्या जो ना तो भारत में पैदा हुए हैं और ना ही उनका यहाँ कोई ब्लड लाइन कनेक्शन है? बस यहीं से एक्टिव पाथवेज की एंट्री होती है। उस बिल्डिंग का तीसरा दरवाजा है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन। ये किसके लिए है? ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो भारत से कोई एस्टैब्लिश्ड रिलेशन रखते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मैरिज यानी विवाह। हाँ, सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया है, सोनिया गांधी का। बिल्कुल। अगर कोई फॉरेन सिटीजन किसी इंडियन से शादी करता है तो वो इस दरवाजे से अंदर आ सकता है। लेकिन सोर्स ये भी क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि ये प्रोसेस रातों रात नहीं होता। सिर्फ शादी करने से तुरंत पासपोर्ट नहीं मिल जाता। शैम मैरिजेस यानी फर्जी शादियों का एक पूरा धंधा शुरू कर देंगे। ओह राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ये 5 साल का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि ये प्रूव हो सके कि शादी असली है और वो इंसान सच में धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है। समझ गया। अब चलते हैं उस बिल्डिंग के चौथे और मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल दरवाजे पर, प्राकृतिकरण, जिसे हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए सबसे स्टैंडर्ड और लंबा रास्ता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका बाय बर्थ, बाय डिसेंट या बाय मैरिज भारत से कोई प्रायर कनेक्शन नहीं रहा है। ये वो दरवाजा लगता है यहाँ सबसे लंबी और सबसे स्लो लाइन होती है, राइट? बिल्कुल। और ये लाइन डेलिबरेटली इतनी लंबी रखी गई है। डेलिबरेटली? क्यों? क्योंकि इन लोगों का भारत से पहले से कोई नाता नहीं होता ना, इसलिए इन्हें एक बहुत ही कड़ी चेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इन्हें ये साबित करना होता है कि उनका कैरेक्टर अच्छा है, उन्हें संविधान की 8th शेड्यूल में आने वाली किसी एक भाषा की नॉलेज है। अच्छा, लैंग्वेज जानना भी जरूरी है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें एक बहुत ही लंबा वक्त भारत में गुजारना होता है पहले। वो वक्त कितना लंबा है? सोर्स के नंबर्स तो कहते हैं कि ये रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट 11 साल की है। हाँ, 11 साल। 11 साल तो किसी इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश से अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आया है तो क्या उसे 11 साल तक बिना किसी फॉर्मल राइट्स के वेट करना पड़ेगा इस लाइन में? पूरी तरह से यहाँ के सिस्टम, यहाँ के कल्चर और सोसाइटी में असिमिलेट हो गया है, घुल मिल गया है। बिल्कुल। कोई भी राष्ट्र अपनी नागरिकता इतनी आसानी से किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को तो नहीं सौंप सकता ना। ये सुनने में काफी स्ट्रिक्ट लगता है, बट इसके पीछे का लॉजिक मैं समझ सकता हूँ। चलिए अब पांचवें और आखिरी दरवाजे पर नजर डालते हैं, क्षेत्र का समावेश, जिसे हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कहते हैं। ये मुझे उस बिल्डिंग का वीआईपी पास लगता है। वीआईपी पास? हाँ, काफी हद तक। ये एक बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है। ये तब यूज होता है जब कोई नया ज्योग्राफिकल एरिया लीगली भारत का हिस्सा बन जाता है। हमारी सोर्स मटेरियल में इसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सिक्किम का। हाँ, सिक्किम का एग्जाम्पल इस मैकेनिज्म को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो जब 1970s में सिक्किम ऑफिशियली भारत में मर्ज हुआ तो क्या वहां के हर एक रेजिडेंट को नागरिकता के लिए उन लंबी लंबी लाइनों में लगकर अलग से फॉर्म भरना पड़ा था? नहीं, इस सिस्टम की खूबसूरती यही है, जब कोई नया एरिया शामिल होता है तो भारत सरकार एक बल्क ऑर्डर इशू करती है और उस नए एरिया के सारे सिटीजन्स ऑटोमेटिकली एक साथ इंडियन सिटीजन्स बन जाते हैं। अच्छा, तो ये एक मास प्रोसेस है, इंडिविजुअल नहीं। बिल्कुल, वहाँ किसी को इंडिविजुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्तंभ: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेश।
और सोर्स कहता है कि 1955 का ये जो सॉलिड फ्रेमवर्क था, ये डेकेड्स तक लगभग ऐसे ही फंक्शन करता रहा। हाँ, बिना किसी मेजर चेंज के। लेकिन फिर हम आते हैं सीधा 2019 पर। 10 जनवरी 2020 को जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हुआ, उसने इस पूरी लीगल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी और हीटेड डिबेट छेड़ दी। ऐसा क्या बदल गया था अचानक? देखिए, सीएए को लेकर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल मिसकंसेप्शन है ना, वो ये है कि लोग इसे एक नया छठा स्तंभ या नया दरवाजा मान लेते हैं। ओ वेट, तो ये कोई नया दरवाजा नहीं है? लीगल और टेक्निकल एंगल से देखें तो नहीं, सीएए कोई सिक्स्थ डोर नहीं बनाता है। ये बात सोर्स में भी काफी क्लियरली हाईलाइट की गई है। अगर ये छठा दरवाजा नहीं है, तो आखिर ये है क्या? इसे कहाँ फिट करेंगे उस बिल्डिंग में? सीएए एक्चुअली उसी चौथे दरवाजे यानी नेचुरलाइजेशन की जो पहले से चली आ रही प्रोसेस थी, उस पर लगाया गया एक स्पेसिफिक फिल्टर है। अच्छा, एक फिल्टर। हाँ, जो 11 साल वाली लंबी लाइन थी ना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, सीए उसी लाइन के बीच में एक फनल या कीप लगा देता है। सोर्स इसे एक 3 स्टेज एल्गोरिथमिक फिल्टर कहता है। तो चलिए इस एल्गोरिथम के तीनों फिल्टर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला फिल्टर क्या कहता है? पहला फिल्टर पूरी तरह से ज्योग्राफी पर बेस्ड है। व्यक्ति का जो ओरिजिन है वो केवल 3 स्पेसिफिक पड़ोसी देशों में से एक होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। यानी अगर कोई व्यक्ति इन तीनों के अलावा कहीं और से आया, जैसे मान लीजिए श्रीलंका या म्यांमार से, तो वो इस पहले ही फिल्टर में रिजेक्ट हो जाएगा और सीएए के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। समझ गया। दूसरा फिल्टर क्या है? वो किस पर आधारित है? दूसरा फिल्टर रिलीजन यानी धर्म पर बेस्ड है। व्यक्ति को 6 स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में से ही एक से बिलोंग करना चाहिए। और वो ग्रुप्स कौन से हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन। ओके। और अब बचा तीसरा फिल्टर, वो क्या है? तीसरा फिल्टर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट या कह लीजिए टेम्पोरल बाउंड्री तय करता है, और ये सबसे क्रूशल शर्त है। वो कैसे? व्यक्ति को ये स्ट्रांगली प्रूफ करना होगा कि उसने 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडियन बॉर्डर्स के अंदर एंट्री ले ली थी। ये फिल्टर इस बात को साफ करता है कि ये कोई फ्यूचर के लिए खुला हुआ दरवाजा नहीं है। अच्छा, इसकी एक डेफिनेट कट ऑफ डेट है। एग्जैक्टली, एक डेडलाइन सेट कर दी गई है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इन तीनों स्ट्रिक्ट फिल्टर्स, ज्योग्राफी, रिलीजन और टाइम से सक्सेसफुली पास हो जाता है, तो आखिर होता क्या है? क्या उसे नेक्स्ट डे पासपोर्ट मिल जाता है? नहीं, इमीडिएट सिटीजनशिप नहीं मिलती। यहाँ 2 मेजर लीगल आउटकम्स सामने आते हैं। पहला आउटकम यह है कि उस व्यक्ति को इल्लीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी के टैग से कानूनी छूट मिल जाती है। इल्लीगल माइग्रेंट का टैग हट जाना काफी बड़ी बात है। बहुत बड़ी, क्योंकि 1955 के ओरिजिनल कानून के हिसाब से अगर आपके पास इल्लीगल माइग्रेंट का टैग है तो आप कभी भी नेचुरलाइजेशन से नागरिक बन ही नहीं सकते थे। ओह, तो सीएए एक्चुअली उस परमानेंट रोड ब्लॉक को हटा देता है। बिल्कुल। और दूसरा आउटकम टाइम से जुड़ा है, और ये सबसे बड़ा चेंज है। चलिए मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा था कि नेचुरलाइजेशन 11 साल के वेट वाली एक बहुत लंबी टोल प्लाजा की लाइन है, राइट? हाँ। तो क्या ये जो सीएए वाला 3 स्टेज फिल्टर है, ये उस टोल प्लाजा पर किसी फास्ट ट्रैक लेन की तरह काम कर रहा है? ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है यहाँ। देखिए, जो लोग इन तीनों फिल्टर्स को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं, उनके लिए उस नेचुरलाइजेशन वाली लाइन का वेट टाइम 11 साल से घटाकर सीधा 5 साल कर दिया जाता है। और सीधे अंडे से भी कम। पर मैं इस बात को ऑडियंस के लिए कंप्लीटली क्लियर करना चाहता हूँ। यानी सीएए बॉर्डर्स को खोलकर बाहर से नए लोगों को अंदर आने का कोई नया ब्लैंक चेक या नया रास्ता नहीं दे रहा है। एकदम नहीं। ये एक्चुअली सिर्फ उन लोगों के लिए वेटिंग पीरियड कम कर रहा है जो 2014 से पहले से ही फिजिकली भारत के अंदर बैठे हैं और उन 3 स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट करते हैं। टेक्निकली और लीगली यही इस मॉडिफिकेशन का रियल मैकेनिज्म है। ये उस 11 साल के लीगल फ्रिक्शन को कम करके 5 साल कर देता है, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक फिल्टर किए हुए ग्रुप के लिए। और यही वो मेन स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसने 1955 के आर्किटेक्चर का नक्शा ही बदल दिया। सही बात है। तो अब देखिए, हमने 1949 के संविधान के ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लिया, उसके बाद 1955 के उन 5 अलग-अलग दरवाजों को समझ लिया, और आखिर में 2019 के सीएए के फास्ट ट्रैक लेन को भी डीकोड कर लिया। हाँ, सफर तो काफी डिटेल में कवर हो गया। लेकिन एक बेसिक सवाल दिमाग में अभी भी आता है कि आखिर इन सब का प्रैक्टिकली मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है या नहीं है,
इससे उसकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आखिर क्या फर्क पड़ता है? इसका सबसे सीधा और सॉलिड जवाब हमें वापस हमारे संविधान में ही मिलता है। हमारा सोर्स मटेरियल इस पॉइंट पे बहुत जोर देता है कि कभी भी सिटीजनशिप को सिर्फ एक आईडी कार्ड समझने की भूल मत कीजिए। तो फिर ये है क्या असल में? ये उससे कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एक्चुअली संविधान के पार्ट 3 को अनलॉक करने की एकलौती और सबसे बड़ी चाबी है। पार्ट 3? अगर मैं गलत नहीं हूं तो पार्ट 3 का मतलब है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। एकदम सही। देखिए, भारत में कुछ बेसिक राइट्स ऐसे हैं जैसे राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार, जो यहाँ मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट ही क्यों ना हो। अच्छा, वो ह्यूमन राइट्स हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, ये सब राइट्स सिलेक्टिवली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ नागरिकों के पास हैं। अच्छा, तो सिटीजनशिप ही वो पहली शर्त, वो प्री रिक्वेजिट है जिसके बिना आप स्टेट से इन एक्सक्लूसिव राइट्स की मांग ही नहीं कर सकते। वही तो मैं कह रही हूँ। इसका क्लियर मतलब ये है कि जब कोई देश ये तय करता है कि नागरिक कौन है, तो वो इनडायरेक्टली ये तय कर रहा होता है कि उस देश की सबसे बड़ी ताकत और अधिकार किसके हाथों में जाएंगे। वाह, यानी पार्ट 2 में सिटीजनशिप सेट होती है और पार्ट 3 उन चुने हुए सिटीजन्स को ताकत देता है। हाँ, इस पूरे लीगल आर्किटेक्चर को समझे बिना कोई भी इस बात का एनालिसिस कर ही नहीं सकता कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर एक्चुअल पावर कहाँ जाते हैं। ये पूरी डिटेल चर्चा आज हमें एक बहुत ही डीप पॉइंट पर लाके खड़ी कर देती है। हमारे सोर्स मटेरियल ने हमें 1949 से लेके 2019 तक के पूरे लीगल फ्रेमवर्क की सैर तो करा दी, लेकिन क्या? अगर हम इस पूरे एनालिसिस के कंक्लूजन को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक ऐसा सवाल उभरता है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो आखिरी सवाल क्या है? देखिए, अगर नागरिकता ही वो एकलौती चाबी है जो किसी इंसान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का दरवाजा खोलती है, तो जरा फ्यूचर के बारे में सोचिए। फ्यूचर के बारे में? हाँ, आने वाले अगले 50 दशकों में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, या मान लीजिए अलग अलग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्धों की वजह से पूरी दुनिया में मास माइग्रेशन होगा, तो हर देश की बॉर्डर्स पर प्रेशर बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। दुनिया भर के देश अपनी बॉर्डर्स को लेके और ज्यादा डिफेंसिव और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। डेमोग्राफिक प्रेशर बहुत मैसिव होगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे वक्त में जब फ्यूचर में कोई भी देश अपनी सिटीजनशिप की डेफिनेशन को बदलता है, नए और स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाता है, या अपने पुराने खुले दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है, तो वो अकेले सिर्फ एक कागजी कानून नहीं बदल रहा होता। तो वो क्या बदल रहा होता है? वो सच में उस पूरे देश के ह्यूमन राइट्स का ज्योग्राफी यानी मानवाधिकारों का पूरा नक्शा ही बदल रहा होता है। ये ऑब्जर्वेशन वाकई काफी अनसेटलिंग है। जब फ्यूचर में किसी देश की पार्लियामेंट ये तय करती है कि कौन उनकी बिल्डिंग के अंदर आएगा और कौन लाइन के बाहर खड़ा रहेगा, तो वो इनडायरेक्टली ये तय कर रही होती है कि आने वाली पीढ़ियों में किसे एक कंप्लीट इंसान होने के सारे बेसिक राइट्स मिलेंगे और कौन इस हाहाकार करती हुई दुनिया में बिना किसी अधिकार के स्टेटलेस छोड़ दिया जाएगा। ये थॉट बिल्कुल क्लियरली शो करता है कि नागरिकता की ये जो कानून है, ये बस कुछ बोरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक्चुअली इंसानों की जिंदगी, उनके सर्वाइवल और आने वाली जनरेशन्स के फ्यूचर की पूरी कहानी लिखते हैं। और इसी डीप और थोड़े से चिलिंग थॉट के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं पर रोकते हैं। नागरिकता की इस उलझी हुई लीगल आर्किटेक्चर को उन 1949 की बेसिक फैक्ट्री सेटिंग से लेकर सीए की उस कॉम्प्लेक्स फास्ट ट्रैक लेन तक, इस सफर को हमारे साथ आज यहाँ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस कॉम्प्लेक्स इशू को थोड़ा ब्रेक डाउन करके काफी अच्छा लगा। अगली बार जब भी आपके आसपास नागरिकता या सिटीजनशिप पर कोई डिबेट या चर्चा हो, तो सिर्फ उस पॉलिटिकल शोर पर ध्यान मत दीजिएगा। उस कानूनी और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश कीजिए जो बैकग्राउंड में इस सब को चला रही है, और उस आखिरी सवाल पर अपने आप से विचार जरूर कीजिएगा। मुलाकात होती है अगले